नमस्ते, प्रणाम आप सभी को आपके अपने HKB यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो आपको दिख रहा होगा ठीक पीछे, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि। ये ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड दोनों का बड़ा महत्वपूर्ण सा टॉपिक है। पहले केवल जो सीनियर टीचर की भर्ती परीक्षा होती थी वरिष्ठ अध्यापक वाली, उसमें इसको जोड़ते थे और फर्स्ट ग्रेड में ये नहीं था देना। ये अभी नया जो सिलेबस आया है उसमें इसको फर्स्ट ग्रेड में भी शामिल कर दिया है ना। तो आज ये टॉपिक हम पढ़ें उससे पहले सभी साथी जुड़े, आप अभिनंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत और शुभकामनाएं। बड़ा महत्वपूर्ण सा टॉपिक है, भारी भरकम सा है, थोड़ा वजनदार है। नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग, शुभ संध्या और हार्दिक अभिनंदन आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस टॉपिक की चर्चा शुरू करें, आगे बढ़ें और यहाँ से देखना शुरू करें कि ये पढ़ते कहाँ से हैं। जैसा इसका नाम है हिंदी भाषा का, यहीं से इसकी शुरुआत होती है। हाँ, आ जाएं सभी साथी, आ जाएं, फिर शुरुआत करते हैं। नमस्ते नमस्ते सभी को, प्रणाम। सभी जुड़े हैं, एक बार आप इसको शेयर कर दें, क्लास को लाइक और शेयर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नमस्ते नमस्ते सभी को। हाँ जी, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। चलिए देखिए, इसकी शुरुआत हम लोग कहाँ से करते हैं। आवाज आ रही है ना सबको? हाँ, इसकी शुरुआत कहाँ से करते हैं? तो शुरुआत के संबंध में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इस हिंदी शब्द के मायने पढ़ते हैं हम कि हिंदी शब्द कहाँ से आया। फिर उसके बाद में हिंदी भाषा के संबंध में बात करते हैं। तो भाषा के संबंध में, केवल भाषा के संबंध में तो हम व्याकरण की शुरुआत में बात कर चुके, केवल हिंदी के संबंध में हम इतिहास की शुरुआत में बात कर चुके हैं, और यहाँ पर हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, ये अपने टॉपिक है आज का, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। तो इसमें देखो, पिछली क्लास तक जो हुआ है उसको दोहराएंगे, उससे क्या होगा, एक चैन बनेगी आप लोगों की, समझ में आएगा टॉपिक आपको। तो हमने सबसे पहले देखो भाषा और लिपि के अंतर्गत, इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें क्या पढ़ा, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, ये जो टॉपिक शामिल किया, इसमें कौन कौन से उपविभाजन किए पाठ्यक्रम में। तो हिंदी की बोलियां और उपबोलियों का परिचय, दूसरा जो बिंदु इसमें रखा वो रखा है राजभाषा संबंधी प्रावधान, और तीसरा जो टॉपिक रखा है वो रखा है देवनागरी लिपि का। ये तीन टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में इस भाषा और लिपि के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इसी को हमने फिर आगे बढ़ाते हुए इसमें देखा है कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, ये जो टॉपिक है हिंदी भाषा का उद्भव विकास, इसके अंतर्गत सबसे पहले हमने जाना हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। इसको हमने हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रथम क्लास में पढ़ा है, और उसके बाद हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ ये हमने पढ़ा है। अब यहाँ से शुरुआत की, हमने बातों को जानना शुरू किया यहाँ से कि हिंदी जो है वो हिंदी शब्द का उद्भव, यानी पूरा जो मूल शब्द है हिंदी, वो ईरानी या फारसी भाषा का है। ईरानी या फारसी भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति संस्कृत के सिंधु शब्द से हुई, और किस प्रकार से हुई, ईरान या फारस निवासी स का उच्चारण है करते थे। यद्यपि यह सर्वमान्य बात नहीं है, लेकिन जो कहते हैं ना कंक्लूजन निकल करके सामने क्या आता है, तो कंक्लूजन निकल के सामने विद्वानों ने हमें, भाषा वैज्ञानिकों ने हमें ऊपर से शीर्ष क्रम से लेकर के आज तक ये निकाल के दिया कि इसकी उत्पत्ति शायद ऐसे ही हुई होगी। जैसे विरोध की बात करें तो इस मत के विरोध में डॉक्टर रामविलास शर्मा जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, यदि ईरानी या फारस निवासी स का उच्चारण है करते तो उनके यहाँ तो स ध्वनि नहीं होती, जबकि पर्याप्त मात्रा में उनके यहाँ पर स ध्वनि मिलती है, इसका खूब प्रयोग उनके यहाँ पर मिलता है। पर
जो निष्कर्ष है उसको हम देखें एक बार, तो सिंधु शब्द को उन्होंने हिंदू उच्चारित किया, ये हिंदू महाप्राण का अल्प प्राण होकर के हिंदू बना हूं, और हिंदू से फिर ये हिंद निष्पन्न हुआ, इस हिंद में ईक प्रत्यय जुड़ करके हिंदी शब्द बना है, और हिंदी शब्द से का लोप होकर के हिंदी शब्द निष्पन्न हुआ अंतिम रूप से। अब यहां से आगे की बात हमने देखी, क्योंकि जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे, इस क्रम को नहीं समझेंगे, तब तक आज की जो क्लास है वो समझ में मुश्किल से आएगी। फिर यहाँ हिंदी शब्द से आशय है हिंद के लोग, यानी सिंध नदी के आसपास के प्रदेश में रहने वाले लोग, और हिंद के लोगों की भाषा। ये दो मायने, दो मतलब इस शब्द के निकाले गए हैं। यहाँ तक की स्थिति आप लोगों के पास में है। उसके बाद में हम देखें तो हिंदी शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। एक तो भाषा विज्ञान के यहाँ पर, तो भाषा विज्ञान में जब करते हैं तो ऐसा बताते हैं आचार्य विद्वान भाषा वैज्ञानिक कि पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी की 8 बोलियों को मिलाकर के भाषा विज्ञान में हिंदी अर्थ लिया जाता है, हिंदी शब्द के मायने ग्रहण किए जाते हैं। आप से कभी ऐसी चर्चा हो जाए ना कि भाषा विज्ञान में हिंदी से क्या आशय है, तो इसका जवाब आप लोगों को देना है, क्योंकि आप और हम ये तय नहीं करते कि भाषा विज्ञान में हिंदी के क्या अर्थ हैं, ये तय करते हैं भाषा वैज्ञानिक, आलोचक, समीक्षक, विद्वान। तो जो हमसे काफी ऊपर की स्थिति है वो बताते हैं पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी की 8 बोलियों को भाषा विज्ञान में हिंदी नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करें तो हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी शब्द से क्या मायने हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी शब्द से आशय है हिंदी की 17 बोलियों का सामूहिक रूप, मिश्रित रूप। ठीक है ना। उसके बाद में नंबर 3 पर है मानक हिंदी या राष्ट्रभाषा या राजभाषा हिंदी, और यहाँ पर इसका सीधा सीधा अर्थ होता है खड़ी बोली हिंदी। तो ये सामान्य सी जानकारी आप लोगों तक पहुंची। इसके बाद में फिर हमने देखा आगे कि हिंदी के विभिन्न नाम हैं, हिंदवी, हिंदुई, दक्षिणी, हिंदुस्तानी, रेखता और उर्दू। ये हिंदी की अनेक शैलियाँ और अनेक नाम जो हिंदी के हैं वो है। नमस्ते सबको, प्रणाम। हाँ बिल्कुल। उसके बाद में हिंदी भाषा का उद्भव। हिंदी भाषा के उद्भव में देखते हैं हम कैसे हुआ उद्भव, तो यह एक विकास का परिणाम है। आप लोगों को ये बात बराबर ध्यान रखनी है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण सा है ये तथ्य। वैदिक संस्कृत से ये यात्रा चली है, और वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से पाली, और पाली से प्राकृत, प्राकृत से विकसित हुई अपभ्रंश, अपभ्रंश से विकसित हुई अभट्ट, और अभट्ट से आई है वर्तमान हिंदी तक। यहाँ पर मित्रों एक बात बड़ी ध्यान रखने की है कि ये पूरा का पूरा जो विकास क्रम है ये किस प्रकार से हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पर। तो कैसे वैदिक संस्कृत से हिंदी तक की यात्रा रही, आप सबके जहन में ये बात होनी चाहिए। किस प्रकार से यहाँ तक पहुँचे हैं ये बात आप सबको पता रहनी चाहिए, किस प्रकार से पहुँचे हैं। तो वैदिक संस्कृत, और चाहे लौकिक संस्कृत, और चाहे पाली अथवा प्राकृत, आप लोग इस बात को भली भांति जान लें कि भाषा का जो स्थिति है, भाषा का जो रूप है, वो किस कारण से सबसे ज्यादा प्रचलित और प्रसारित रहा है वर्तमान दौर तक। तो यहाँ पर एक बात हम ध्यान रखेंगे, किस कारण से रहा है। तो भाषा का जो रूप है वो रहा है साहब कि ये विचार विनिमय का माध्यम रही है, और कोई भी भाषा जब तक विचार विनिमय करती रहेगी, विचारों का आदान प्रदान करती रहेगी, वह भाषा लोगों के दिलों पर राज करती रहेगी, लोकप्रिय, जनप्रिय, आम फहम भाषा कहलाती रहेगी। लेकिन जब उस भाषा का साहित्य स्वरूप इतना समृद्ध हो जाए, वह बहुत बड़े क्षेत्र में व्याप्त हो जाए, तो उसका अपना साहित्यिक दृष्टि से एक व्याकरण विकसित हो जाता है, और वह आम लोगों से, जन सामान्य में प्रचलित नहीं रह सकती। केवल शिक्षित जन ही उसका उपयोग अपना विचार विनिमय में और साहित्य सृजन में कर सकते हैं। तो ये जो वैदिक संस्कृत है, ये वैदिक संस्कृत बड़ी प्यारी, बड़ी सुरीली, और कह सकते हैं कि लोकप्रिय भाषा थी।
लेकिन जब वैदिक संस्कृत में समृद्ध साहित्य की रचना होने लगी है तो ये वैदिक संस्कृत दुरूह होती चली गई है, कठिन होती चली गई है। और उसका पीछे कारण केवल इतना सा है कि वैदिक संस्कृत कठिन क्यों हुई, क्योंकि जैसे जैसे उसमें समृद्ध साहित्य की रचना होने लगी, उसका व्याकरण विकसित होने लगा। अब वह केवल पढ़े लिखों की भाषा रह गई, सभ्य शिष्ट लोगों की भाषा रह गई, आम लोग उसका व्यापक प्रयोग नहीं कर पाते। जब व्यापक प्रयोग नहीं कर पाते तो किस प्रकार से करते हैं, ये हम वर्तमान में भी सामान्य जीवन शैली में इसका उदाहरण देख सकते हैं। हम उसके क्षेत्रीय रूपों का प्रयोग करने लगते हैं। फिर जस्ट लाइक मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा इसका कि वैदिक संस्कृत कठिन होने के कारण, दुरूह होने के कारण, पढ़े लिखों की भाषा होने के कारण आगे क्षेत्रीय रूप में विकसित हुई है और विनिमय का माध्यम थी ये, लेकिन यह भी बहुत दिनों तक नहीं रह पाई। इसमें भी रामायण और महाभारत जैसे वैदिक संस्कृत में वेद लिख दिए गए और अन्य ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद लिख दिए गए, तो ये वैदिक संस्कृत दुरूह हो गई आम लोगों के लिए। उन्होंने उसका सरल रूप अपनाया, तो जो सरल अपनाया वो लौकिक संस्कृत था। अब ये लौकिक संस्कृत में जैसे जैसे समृद्ध साहित्य की रचना होने लगी है, इसका क्षेत्र व्यापक हुआ है, यह जन सामान्य से दूर होती गई है। जब जन सामान्य से दूर होती गई है तो उसके पीछे अपने आप ही ये कारण रहेगा कि इसका खुद का एक व्याकरण विकसित हो जाएगा। जब इसका खुद का एक व्याकरण विकसित हो गया तो अब केवल ये पढ़े लिखों की रह गई है, अब केवल और केवल पढ़े लिखों की रह गई है, आम लोगों से ये दूर हो गई है। अब आम लोगों से दूर हो गई तो क्या होगा, फिर उसके क्षेत्रीय रूप को अपनाएंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं, मानक हिंदी में हम खूब कहते हैं, मैंने आपको कई बार ये बताने की कोशिश की है कि हम मानक हिंदी में कहते हैं इधर आओ उधर जाओ, लेकिन जब इसको हम क्षेत्रीय रूप में देखते हैं तो इधर आओ उधर आओ सब लोग नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? इत्या बितेजा, इंडिया उंडेजा, अंडेया बंडेया। अपने आप परिवर्तन हो गया। क्यों क्यों हुआ? ये क्षेत्रीय स्तर पर, बोलचाल के स्तर पर, क्योंकि हम बोलचाल में भाषा का सरल सहज रूप अपनाते हैं। और जो साहित्य सृजन जब होता है इसमें, तो अपने आप इसका खुद का एक व्याकरण बन जाता है। जब व्याकरण बन जाता है तो ये पढ़े लिखों की रह जाती है, आम लोगों में प्रचलित नहीं रह पाती। तो इसलिए ये विकास क्रम पूरा विस्तार से मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया है कि वैदिक संस्कृत से लौकिक किस प्रकार हुई, लौकिक से पाली और पाली से प्राकृत। पाली में भी जब बौद्ध ग्रंथ लिख दिए गए, यहाँ तक कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत ज़्यादा योगदान था इस पाली का, और कह सकते हैं भारत की तो पहली देश भाषा ही पाली थी। हम जब पढ़ते हैं ना इसको, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का अध्ययन करते हैं, तो वहां पर हम पाली को सबसे पहले पाते हैं। तो ये तो सबसे पहली भाषा थी। देश भाषाओं की बात करें तो इस पाली से भी, फिर इस पाली को प्रथम प्राकृत नाम से जाना जाता है और इस पाली से निष्पन्न हुई प्राकृत। मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको स्पीड में लेके इसलिए चल रहा हूँ, इस पर हम बात कर चुके हैं, केवल दोहरान कर रहे हैं। और पाली से प्राकृत हुई और प्राकृत में जब जैन ग्रंथों की रचना हुई, समृद्ध जैन साहित्य की रचना हुई, तो ये प्राकृत भी आम फहम भाषा नहीं रह सकी, जनप्रिय भाषा, जन सामान्य की भाषा नहीं रह सकी, आम लोगों से दूर होने लग गई। इसका भी खुद का एक व्याकरण विकसित हो गया। अब यह केवल पढ़े लिखों की भाषा रह गई। तो फिर भाषा नीचे गिरी है, और ऐसी गिरी है कि उसे भाषा वैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने कहा है, गिरी हुई भाषा, ग्रामीण भाषा, देसी भाषा, भ्रष्ट भाषा, और इसलिए उसका नाम हुआ अपभ्रंश। और यहां से फिर अपभ्रंश अपने अनेक क्षेत्रीय रूपों में अनेक नामों से जानी गई है, जिसका परवर्ती रूप हम देखते हैं अभट्ट के रूप में। ये अभट्ट, चाहे तो इसको विद्यापति अपनाएं या दूसरे अन्य कोई विद्वान अपनाएं, अभट्ट अपने आप में 11वीं सदी से लेकर के 14वीं सदी तक साहित्य सृजन का माध्यम रही है। यह भी बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाई है। इस अपभट्ट से आगे चल के पुरानी हिंदी विकसित हुई है, और उस पुरानी हिंदी के संबंध में हम लोग पढ़ते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल उसे कह देते हैं प्राकृताभास हिंदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी कह देते हैं पुरानी हिंदी, और उसके पीछे तर्क एक ही देते हैं कि अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था, उत्तरकालीन अपभ्रंश का नाम ही क्या है? पुरानी हिंदी। और हिंदी साहित्य का आदिकाल तो पुरानी हिंदी का काल है। इसलिए जब आप नामकरण पढ़ते हो ना आदिकाल का, तो वहां पर यह ध्यान देते हो कि एक नाम आता है, पुरानी हिंदी का काल किसने कहा आदिकाल को। और उस समय पर आप ध्यान दें तो आप ये तथ्य पढ़ते हैं, इसको भली भांति परिचित होने चाहिए आप सब, कि हम पढ़ते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम।
अब आपको ये बात ध्यान आ रही होंगी। तो गुलेरी जी खुद कहते हैं इसको कि ये पुरानी हिंदी का काल है, आदिकाल। और पुरानी हिंदी के संबंध में वो बताते हैं अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम पुरानी हिंदी है, यानी उत्तरकालीन अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है और हिंदी साहित्य का आदिकाल पुरानी हिंदी का काल है। इसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह देते हैं प्राकृताभाष हिंदी। और इस प्रकार से ये अपभ्रंश अपने अनेक क्षेत्रीय रूपों में व्याप्त हो गई। जैसे प्राकृत हुई 4 में मुख्य रूप से, ठीक वैसे के वैसे ही कौन सी हो गई है, अपभ्रंश। अब यहां पर हम इस अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूपों से हिंदी की उत्पत्ति करेंगे। आइए देखें आगे क्या बात की हमने। हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, तो विश्व की लगभग 2376 2976 मतलब लगभग 3000 विद्वान इस जगह पर आकर के सहमत हो जाते हैं। तो जर्मन विद्वान विलियम फोन हिम्बोल्ट ने विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में विभाजित किया। द्राविड़, सीमेटिक, हीमेटिक, यूराल डाल्टा और इसके बाद में चीनी और काकेसस, बोई, बुशमैन, सूडानी, जापानी, कोरियाई, अमेरिकी और भारोपीय। हिंदी का संबंध इसी भारोपीय परिवार से है। यद्यपि हम इस जानकारी से अनभिज्ञ नहीं रह सकते कि हिंदी में कितने भाषा परिवार मिलते हैं। पिछली क्लास में आप लोगों तक ये पहुंचाई गई थी बात कि हिंदी यहाँ पर भारत में मुख्य रूप से 3-4 भाषा परिवार मिलते हैं, जिनमें भारोपीय है, द्राविड़ है, चीनी तिब्बती है। ये मुख्य रूप से यहाँ पर भारत में मिलने वाले भाषा परिवार हैं। लेकिन मुख्य रूप से कौन सा है, तो मुख्य रूप से है भारोपीय। इस भारोपीय का संबंध हिंदी से है। तो कई बार मैंने ये प्रश्न देखा है, हो सकता है आप लोगों का इससे सामना हो कि हिंदी किस भाषा परिवार की है, तो हिंदी भारोपीय भाषा परिवार से विकसित हुई है। ये भाषा वैज्ञानिकों का वर्गीकरण है। आगे चल के हमने पढ़ा कि 1870 ईस्वी में अस्कोली ने इस भारोपीय भाषा परिवार को और भी विभाजित किया है। और आगे चल के फोन ब्रेड के नामक विद्वान ने भारोपीय भाषा परिवार को 2 भागों में विभाजित किया, शतम और कैंटम। कैंटम लैटिन भाषा का शब्द है जिसमें ग्रीक, जर्मनिक, इटालियन इस प्रकार की अन्य भाषाएं शामिल थी। और शतम में ईरानी भाषा का शब्द शतम, इसमें भारतीय ईरानी भाषाएं थी। अब आप लोगों को ध्यान आना चाहिए, दोहरान होना चाहिए आपके टॉपिक का। इसके बाद में फिर हमने आगे पढ़ा कि भारोपीय बढ़ा है शतम और कैंटम में, और शतम का विकास हुआ है भारतीय ईरानी भाषाओं के रूप में। और भारतीय ईरानी भाषाओं को फिर बांटा गया है 3 भागों में। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं भारतीय ईरानी भाषाओं के, तो ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषाएं। ये देखो यहां पर डायग्राम में आपको समझाया गया था पिछली क्लास में। 13 भाषा परिवारों में एक भारोपीय, और उस भारोपीय के 2 भाग शतम और कैंटम। और शतम से विकसित भारतीय ईरानी, और भारतीय ईरानी के कितने भाग, तो 3 भाग, पहला ईरानी, दूसरा दरद और आर्य। अब भारतीय जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनका संबंध इस आर्य से है। यहीं से आज हमें आगे बढ़ना है। तो भारतीय आर्य भाषाओं का उद्भव विकास यदि हम देखें तो किस प्रकार से है, तो सबसे पहले प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं आपको बताई गई। समय की बात करें तो 3 कालों में इन भारतीय आर्य भाषाओं को बांटते हैं। इनका जो विकास है वो कितने भागों में करते हैं, 3 भागों में करते हैं। 3 भागों में कैसे कैसे करते हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। हमेशा आप लोग इस वर्गीकरण को ध्यान रखेंगे। प्रश्नों का सिलसिला यहां से शुरू होगा आप लोगों के समक्ष। कैसे कैसे शुरू होगा, देखें। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय क्या है, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। इसमें 2 भाषाएं आती हैं, वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से और 1000 ईसा पूर्व तक, और लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ तक समझाने की कोशिश की गई है कि वैदिक संस्कृत में वेद और उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक इत्यादियों की रचना हुई, और लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत जैसे और वर्तमान तक जो चल रहे हैं उन तमाम लौकिक संस्कृत ग्रंथों की रचना हुई है। कारण ये आप तक पहुंच चुका है कि किस प्रकार से भाषाओं का विकास हुआ है, क्या कारण रहा है। उसके बाद मध्यकालीन आर्य भाषाओं की बात करें तो इनका समय है 500 ईसा पूर्व से लेकर के और 1000 ईस्वी तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं 3 भागों में बांटी गई हैं भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा। पाली, जिसको प्रथम प्राकृत कहा जाता है, इसका समय है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक, और इसमें बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई जिसमें
तीन जो पिटक हैं उनका ध्यान आपको रखना है, जिसे कहते हैं कि जो बौद्ध सम्राट थे अशोक, उनके पुत्र महेंद्र अपने साथ पिटारियों में भर करके और श्रीलंका ले गए थे। वहाँ उन्होंने अपने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उन पिटकों की चर्चा की थी, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, जिनमें महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध के उपदेश संकलित हैं। उन अनुशासन संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, वे सब इस पाली भाषा में ही रचित हैं। दूसरी है प्राकृत, इसे द्वितीय प्राकृत के नाम से जाना जाता है। एक बार तो बड़ी बहुत स्तरीय परीक्षा में ये तक प्रश्न पूछा गया है, आप लोगों को शायद इस बात को सुनकर के अचंभा होगा कि हम बहुत भीतर नहीं गए हैं। एक डायग्राम हमारे सामने है और प्रश्न पूछा गया था कि आपको ये बताना है द्वितीय प्राकृत के नाम से किसे जाना जाता है, किस भाषा को जाना जाता है। अब आप सोच के देखिए एक बार कि ये प्रश्न कितना पेचीदा है। काहे का पेचीदा है, सामने दिख रहा है। तो प्रथम प्राकृत जब भी बात करें पाली को कहेंगे नेचुरल लैंग्वेज। प्राकृत का मतलब है ये भाषा कठिन लगी थी बोलने में लोगों को, तो उन्होंने सरल रूप अपनाया है, क्षेत्रीय रूप अपनाया है, सीमित रूप में उनकी बातें की हैं अपनी भाषा की, तो वो पाली था, उसी को कहा गया प्रथम प्राकृत। लेकिन जब बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई, समृद्ध साहित्य की रचना हुई, तो इसका खुद का अपना एक व्याकरण विकसित हो गया। अब ये पढ़े लिखों की भाषा हो गई है। सर जी आपसे पढ़कर हिंदी इंटरेस्ट बढ़ गया है, सर आप टीचिंग मेथड भी कराएं, रिक्वेस्ट है आपसे। दीपक सिंघल जी बने रहिए मित्र, धन्यवाद। आप HKB यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन पर बने रहिए, स्वागत आपका, अभिनंदन और शुभकामनाएं। सब कुछ होगा, धैर्यपूर्वक धैर्य बनाए रखें, चल रहा है आपके ठीक सामने, ठीक है। तो ये जो पाली भाषा है इसी को कहा जाता है प्रथम प्राकृत, और इसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, और इसमें बौद्ध ग्रंथ की रचना हो गई थी। प्राकृत की बात करें तो इसको कहा जाता है द्वितीय प्राकृत। इसका समय है 1 ईस्वी से लेकर के और 500 ईस्वी तक। जैन ग्रंथ की समृद्ध साहित्य की रचना, जैन ग्रंथों की रचना इसमें बखूबी हुई है, और ये भाषा भी अब आम लोगों से दूर होती चली गई। आगे इससे विकसित हुई है अपभ्रंश, इसको कहा जाता है तृतीय प्राकृत, थर्ड नेचुरल लैंग्वेज, और 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है। कोई कहता है 6ठी सदी में आचार्य भामे ने इसका सर्वप्रथम भाषा के रूप में प्रयोग करते हुए बताया है कि ये काव्य उपयोगी भाषा है, और कोई बताता है कि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। लेकिन आगे चल के जब हिंदी में हम भरपूर रूप में पढ़ते हैं अपभ्रंश से प्रभावित साहित्य को आदि काल में, तो हम ये मानते हैं कहीं ना कहीं हिंदी की जननी तो अपभ्रंश ही है, और आदि जननी की जब बात की जाएगी तो वो माँ शारदे की बेटी संस्कृत। इसमें किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपसे जो प्रश्न पूछा जाए उसको आपको समझना है, और ये बड़ा सामान्य सा प्रश्न है, आप में से किसी साथी का गलत नहीं होना चाहिए। मैं आज कह रहा हूं इस बात को, हिंदी की जननी कौन सी है, यदि अपभ्रंश संस्कृत दोनों ही आ जाएं तो क्या जवाब देंगे आप? इस अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से हिंदी का उद्भव हुआ है, हिंदी विकसित हुई है। और भी यदि हम बात करें तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं और हिंदी, इसके बीच की संधि काल की जो भाषा हिंदी के सर्वाधिक निकट है, सर्वाधिक करीब है और संधि काल की भाषा है, तो वो है अपभ्रंश। कौन सी है वो है अपभ्रंश। ध्यान दे रहे हैं ना आप? इस अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का उद्भव हुआ है। ध्यान रखेंगे आप इस बात का, अपभ्रंश के इन विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से ही आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है, जिनका समय शुरू होता है 1000 ईस्वी से लेकर के और अब तक। यहाँ तक की बातें हमने पिछली क्लास में की हैं। उसके ठीक बाद में देखें वैदिक, संस्कृत, लौकिक, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। अभी अभी मैंने आपको कहा कि अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं विकसित हुई हैं। ये बात अभी अभी हुई है हमारे बीच। तो यहां पर देखें, एक तो है सौरसेनी अपभ्रंश, एक है मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्री, ब्राचड़, पैसाची और खस। प्रत्येक हिंदी के विद्यार्थी को अपभ्रंश के इन 7 क्षेत्रीय रूपों का जरूर से जरूर ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक हिंदी के विद्यार्थी को
मुझे नहीं पता कि आप किस प्रकार से पढ़ते हैं, मुझे ये भी जानकारी नहीं है कि आप किन संसाधनों से पढ़ते हैं, लेकिन परीक्षा में प्रश्नों के दृष्टिकोण से यदि आप बात करते हैं तो सबसे पहले आपको इधर ये बात ध्यान रखनी चाहिए, भाषा का विकास क्रम क्या था और उस विकास क्रम में अंतिम पायदान पर जो अपभ्रंश आती है उस अपभ्रंश के 7 क्षेत्रीय रूप कौन से थे, क्योंकि इन 7 क्षेत्रीय रूपों से ही आगे उपभाषाएं या विभाषाओं का विकास होगा और वो विभाषाएं या उपभाषाएं अपनी क्षेत्रीय रूपों में बोलियां कहलाएंगी। हम ये बखूबी जानते हैं कि भाषा और बोली में क्या अंतर है और बोली और भाषा के बीच का पड़ाव क्या कहलाता है। भाषा विचार विनिमय का माध्यम ही नहीं, बल्कि हम यदि साहित्य सृजन के दृष्टिकोण से विचार करें तो जब लंबे समय तक, दीर्घ काल तक किसी भाषा में समृद्ध साहित्य की, किसी बोली में समृद्ध साहित्य की रचना होने लगे और उसका क्षेत्र व्यापक हो जाए तो वह बोली ना रह करके भाषा बन जाती है। और यदि लंबे समय तक ऐसे समृद्ध साहित्य की रचना नहीं हो, उसमें सने सने पतन होता चला जाए, वह कमजोर साहित्य यानी कि साहित्य सृजन दृष्टिकोण से ज़्यादा के कम होने लगे, धीरे धीरे कम होने लगे, तो वह भाषा न रह करके और वापस बोली पद पर विराजमान हो जाती है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि कोई भी बोली भाषा बन जाती है और कोई भी भाषा बोली बन जाती है? हाँ, कोई संदेह नहीं इसमें। आप मध्यकाल में जाइए, ब्रज और अवधि को देखिए, क्या समृद्ध साहित्य की रचना हुई है, और उस मध्यकाल में वो ब्रज और अवधि अपने बोली रूप से उठ करके कहां पर प्रतिष्ठित हुई हैं? भाषा के रूप पर प्रतिष्ठित हुई हैं। लंबे समय तक चली हैं साहब, लंबे समय तक, लगभग 300 वर्षों तक चली हैं वो। 300 क्या, बल्कि मैं तो ये कहूंगा आपको कि यहां से ही शुरुआत कर दीजिए आप भक्ति काल से, और ब्रज तो रीति काल तक रही है। आप असहमत नहीं हो सकते इस बात से, लंबे समय तक रही हैं आप। लेकिन आगे जैसे जैसे समय गुजरता गया, बीतता गया, उनमें समृद्ध साहित्य की रचना कम होने लगी, उनका क्षेत्र सीमित होता चला गया, वे बोलने तक सीमित रह गई, साहित्य सृजन उनमें कम हुआ, इसलिए वो अब भाषा ना रह करके बोली तक रह गई हैं। अब आप देख लीजिए, वर्तमान में ब्रज को आप नहीं कह सकते कि ये वर्तमान की समृद्ध भाषा है, थी किसी जमाने में। अवधि को नहीं कह सकते वर्तमान की समृद्ध भाषा है, थी किसी जमाने में, अब नहीं है। इन दोनों के बीच में जो पड़ाव आता है, भाषा नहीं है और बोली भी नहीं है, बोली से भाषा की तरफ अग्रसर हो रही है, उसको कहेंगे उपभाषा या विभाषा। यहां हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अपभ्रंश के 7 क्षेत्रीय रूप कौन से हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को, चाहे वो नेट का विद्यार्थी हो, टीजीटी पीजीटी का विद्यार्थी हो, आपके स्कूल लेक्चरर का विद्यार्थी हो, प्रवक्ता पद की तैयारी कर रहा हो, वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहा हो, हिंदी का विद्यार्थी होने के नाते उसे प्रत्येक विद्यार्थी को अपभ्रंश के 7 क्षेत्रीय रूपों का पता होना लाजमी है, जरूरी है, वाजिब है। अब आप कैसे लेते हैं? आप फ्री हैं। सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्री अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश और खस अपभ्रंश, ये 7 अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप हैं। इनमें एक बात ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पर आप लोगों को जो खस बताया है, इस खस को कई भाषा वैज्ञानिक सौरसेनी के अंतर्गत ही शुमार कर लेते हैं, तब ये 6 रह जाएंगे, अन्यथा कितने मानेंगे? 7। लेकिन जानकारी में रहनी चाहिए ये बात कि खस को यदि अलग से अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप मानेंगे तो 7 हैं, अन्यथा 6 हैं। इनमें से अब देखें, सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, ब्राचड़ और खस और पैसाची। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई उपभाषा या विभाषाएं कौन कौन सी थीं? तो सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित होने वाली विभाषा या उपभाषा थी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी। मेरे साथ आप बोलेंगे, घर पर बैठे बैठे आप बोलेंगे, दावा है आप इसको भूल नहीं पाएंगे। और यदि यह आपने याद कर लिया तो परीक्षा में एक प्रश्न आपका पक्का। आप देख लीजिए परीक्षा के पेपर उठा करके पुराने और आने वाले देख लेना। सौरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी विभाषा या उपभाषाओं का उद्भव हुआ? तो आपको जवाब देना है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी। ऐसी स्थिति यदि हुई
कि यहाँ पर खस से पहाड़ी को अलग माना गया तो पहाड़ी इसमें से निकल जाएगी। जिस प्रकार से कुछ भाषा वैज्ञानिक कहते हैं, आपने ये पढ़ा होगा, नहीं तो आगे पढ़ेंगे, कि गुर्जरी अपभ्रंश भी अपभ्रंश का एक अलग से क्षेत्रीय रूप है। लेकिन सबसे ज्यादा विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि भाई सौरसेनी के ही भाग हैं ये। क्या कहते हैं? सौरसेनी के ही भाग हैं ये। तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी 4 हो गए। और यदि अलग से मानते हैं तो खस से पहाड़ी को अलग मान करके 3 रह जाएंगे। फिर एक को और बाहर कर देते हैं, गुर्जरी अपभ्रंश से गुजराती को अलग मान लेंगे और फिर 2 ही रह जाते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना एक बड़ा फैक्ट है, हिंदी का उद्भव मूल रूप से सौरसेनी से ही हुआ है। विद्वान कहते हैं इस बात को, भाषा वैज्ञानिक कहते हैं इस बात को। आप सुनीति कुमार चटर्जी की बात पढ़ लीजिए, भोलानाथ तिवारी की बात पढ़ लीजिए, हरदेव बहारी की बात पढ़ लीजिए, उदय नारायण तिवारी की बात कर दीजिए, सीताराम चतुर्वेदी जी की बात कर लीजिए। उससे पहले कई अंग्रेज विद्वान ऐसा कह गए, जिनमें जॉर्ज ग्रियर्सन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1920 के खंड 3 में इतना तक लिख देते हैं कि साहब कहीं ना कहीं ये वर्गीकरण सही है। अब आप इसको मना नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी के जहन में यह बात पहुंचे कि ये सौरसेनी से ही संबंधित है। अलग मानो तो मानो, राशन कार्ड का मुखिया तो सौरसेनी ही कहलाएगा। राशन कार्ड का मुखिया तो सौरसेनी ही कहलाएगा और आपको यह मानना पड़ेगा। अब आप मान गए तो आप जवाब देंगे, सौरसेनी से विकसित होने वाली उपभाषा या विभाषा कौन सी है? अभी मैंने आपको यह नहीं कहा है कि इनमें से हिंदी की कौन सी है, मैंने आपको कहा है सौरसेनी से विकसित होने वाली उपभाषा या विभाषा कौन सी है। तो आप जवाब देंगे 4, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी। भूलो कैसे भूलोगे? एक बार भूल के बताओ मुझे, आप एक बार भूल के बताओ, आप कैसे भूलोगे आप? तो ये हुई सौरसेनी। उसके बाद में मागधी, तो मागधी से विकसित होने वाली उपभाषा या विभाषाएं कौन कौन सी हैं? तो असमिया, बांग्ला, उड़िया और बिहारी। 4 मागधी से विकसित होने वाली उपभाषा या विभाषाएं कौन कौन सी हैं? तो आपको जवाब देना है असमिया, बांग्ला, उड़िया और बिहारी। मित्रों, ये टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं, उसके बावजूद समय ले रहा हूं। आपके सिर के ऊपर से बात नहीं जानी चाहिए, आपके इस कान से सुन के इस कान से नहीं निकलनी चाहिए। कई बार ऐसा मैंने कहा है, कई बार आपने खुद ने महसूस किया है कि जिस बात को हमने हल्के में लिया उसने हमें धोखा दिया है, दगा दिया है। सावधान हमेशा रहना है। जहां वजन दिया जा रहा है, जहां बात को बार बार बोला जा रहा है, जिस दिन तक आपको यह याद नहीं हो जाता, आप भाषा लिपि में आगे मत बढ़ना। मैं पुनः कह रहा हूं आपको। इसलिए देखिए, मागधी में असमिया, बांग्ला, उड़िया और बिहारी 4 उपभाषाएं और विभाषाएं हैं। ध्यान रख लिया आपने, याद हो गया आपको। अब आगे देखिए, अर्धमागधी से विकसित तो पूर्वी हिंदी, महाराष्ट्री से विकसित तो मराठी। अजी ऐसा प्रश्न तो जाने कितनी बार आया है, कितनी बार आया है कि सिंधी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ माना जाता है? सिंधी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ माना जाता है? ऐसा प्रश्न तो ब्राचड़ से। काहे की तकलीफ है बताओ आप इसमें? आगे पैसाची से पंजाबी और खस से पहाड़ी अलग माने तो, नहीं तो सौरसेनी में आ गई। अब बात करें कि हिंदी की कौन कौन सी उपभाषा या विभाषाएं, तो देखो मैंने यहां स्पष्ट लिखा था पिछली क्लास में, अभी आपके सामने तो लिखा नहीं है, स्पष्ट लिखा था अपभ्रंश के 3 क्षेत्रीय रूप। यदि खस को अलग मानते हैं तो 4 नहीं तो 3, खस को भी सौरसेनी में ही शामिल कर लेते हैं। आगे अपभ्रंश के 3 क्षेत्रीय रूप और 5 विभाषाएं या उपभाषाएं। अब ये 5 विभाषा या उपभाषा कौन कौन सी हैं, तो ये जरूर आप काउंट कर लेना, ध्यान रख लेना। आगे बढ़ा रहा हूं अगले पेज पे। अपभ्रंश के 3 क्षेत्रीय रूप, सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित पश्चिमी हिंदी 1, राजस्थानी 2 और पहाड़ी 3। यदि पहाड़ी को अलग से मानते हैं तो खस से मानेंगे, ठीक है। मागधी से विकसित बिहारी कितनी हो गई? 4। अर्धमागधी से विकसित पूर्वी हिंदी कितनी हो गई? 5। अभी मैंने क्या कहा? होली गाई या दिवाली? सच बता दो आप,
अभी अभी मैंने क्या कहा? मैंने कहा था अपभ्रंश के 3 क्षेत्रीय रूप और 5 विभाषाओं या उपभाषाओं से हिंदी का विकास हुआ है, उद्भव हुआ है। अपभ्रंश के 3 क्षेत्रीय रूप ये रहे, सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी। कोई भूलेगा आप में से? सवाल ही नहीं उठता जी। जब आज नहीं भूले तो कल क्यों भूलेंगे, और जब कल नहीं भूले तो परसों क्यों भूलेंगे? एग्जाम अक्टूबर में लग जाए तो नहीं भूलें, दिसंबर में लग जाए तो नहीं भूलें। पक्का अपने आप पर विश्वास रखना है आपको। नहीं भूल सकते आप, मैं कह रहा हूं नहीं भूल सकते। एक बार बोल के देख लो आप उसको। वैदिक संस्कृत से शुरू कर दो और यहां तक आ जाओ, लिखना घर पे इसको। गलती हो तो मुझे बताना, एक बार सूचित करना कहां अटक रहे हो, गलती हो कहां रही है आपसे, ये बताना मुझे। तो और सौरसेनी से कौन सी हो जाएंगी? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी। मागधी से बिहारी और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी। ये हो गई उपभाषा या विभाषा। देखो लिखा है ना यहां पर, उपभाषा या विभाषा लिखा है ना। आगे, अब आगे की बात, यहां से हो जाओ सावधान। हो गए विद्यार्थी गण? देखो साहब, पश्चिमी हिंदी से आगे अगले पेज पर ले रहे हैं। ये देखो, पश्चिमी हिंदी से विकसित होने वाली बोलियां, और हेडिंग ही लिख देता हूं मैं तो यहां ऊपर, बोलियां। ये लो, बोलियां। पश्चिमी हिंदी से विकसित होने वाली बोलियां, ब्रज, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी और खड़ी बोली। कितनी बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी से विकसित? 1000 बार यदि एग्जाम हुई है तो 999 बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? खड़ी बोली का उद्भव किससे हुआ? चाहे तो उसको कह दो पश्चिमी हिंदी, चाहे विकल्प में दे दो सौरसेनी। सौरसेनी में तो पश्चिमी हिंदी है, पूछना। तो ब्रज, बांगरू या हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी और खड़ी बोली रहेगा ध्यान। उसके बाद राजस्थानी से तो पूर्वी हिंदी जिसे कहते हैं ढूंढाड़ी या जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी जिसे कहते हैं मेवाती, पश्चिमी राजस्थानी जिसे कहते हैं मारवाड़ी और दक्षिणी राजस्थानी जिसे कहते हैं मालवी। आपको 2014 कॉलेज लेक्चरर एग्जाम जो आरपीएससी ने आयोजित की थी उसका प्रश्न बता रहा हूं, दक्षिणी राजस्थान की प्रतिनिधि बोली कौन सी है? अब बताइए आप। बोले साहब प्रश्न परीक्षा में कठिन आते हैं, बहुत कठिन आते हैं, ऐसे आते हैं जो हिल जाते हैं, हम समझ में ही नहीं आता हमें तो। नहीं क्या? कैसे आते हैं? ऐसे आते हैं। और ये यदि कठिन है तो फिर सरल क्या है? राजेश तंवर लिख रहे हैं सर दक्षिणी किस में आती है? अरे मेरे विद्वान साथी खड़ी बोली गद्य का उद्भव और विकास जब आपने पढ़ा है तो उसके कई रूप पढ़े हैं। खड़ी बोली का विकास कैसे हुआ? राजस्थानी से हुआ। बोलो, गद्य का उद्भव और विकास पढ़ा है ना आपने, गद्य कहां से शुरू हुआ? तो हिंदी के अनेक रूपों में एक रूप आता है दक्षिणी। दक्षिणी भारत में खड़ी बोली हिंदी मिश्रित फारसी शब्दावली के प्रचुरता वाली जो भाषा थी उसको कहा गया दक्षिणी। ख्वाजा बंदा नवाज रिगेशुद राज की रचना मिराजुल आस्कीन दक्षिणी हिंदी की बहुत बड़ी रचना मानी जाती है। पहुंच गए होंगे अब जगह पे आप, और कोई दिक्कत नहीं है। अभी आ रहे हैं मित्र, वहीं आ रहे हैं हम लौट करके। वापस आइए। राजस्थानी की जब आपसे पूछी जाए कि कौन कौन सी बोलियां हैं तो 4 बता देनी है आपको। पूर्वी राजस्थानी या जिसको कहें ढूंढाड़ी जयपुरी, उसके बाद उत्तरी राजस्थानी जिसको कहें मेवाती, उसके बाद पश्चिमी राजस्थानी जिसको कहें मारवाड़ी, उसके बाद दक्षिणी राजस्थानी जिसको कहें मालवी। ठीक है, आगे पहाड़ी को यदि 3 भागों में बांट देते हैं, कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली। पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी यदि 2 भाग करते हैं उसके,
तब तो कुमायूनी और गढ़वाली को एक मान करके 17 बोलियां हो जाएंगी, और उनके 3 भाग कर देते हैं, नेपाली, कुमायूनी और गढ़वाली, तो ये हो जाएंगे 18 बोलियां। तो यहाँ पहाड़ी के हमने 2 भाग किए हैं, 17 बोलियां काउंट करेंगे। पहाड़ी की कितनी हो गई? 2। पश्चिमी पहाड़ी नेपाली है, और ये है मध्यवर्ती कुमायूनी कूर्मांचल, और कुमायूनी और गढ़वाली कूर्मांचल, ये मध्यवर्ती हो गई। तो 2 भागों में हमने इसे बांटा है। बिहारी की बात करें नंबर 4 पर, तो बिहारी की 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगही। ठीक है, अभी अभी आपसे प्रश्न पूछूंगा, ध्यान रखना। उसके बाद 5वें नंबर पर पूर्वी हिंदी, उससे विकसित 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो इस प्रकार से 17 बोलियां आपको गिन लेनी है, और 3 गिन लेनी है क्या? 3 गिन लेनी है क्या? अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप, और 5 गिन लेने हैं क्या? विभाषा या उपभाषा। तो आगे अभी हमको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? 17 बोलियों का क्षेत्र और उनकी उपबोलियां, ये है हमारा टॉपिक। ठीक है, तो एक बार पुनः आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर, और फटाफट से अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप, जिनसे हिंदी का विकास हुआ, बता दोगे? अपभ्रंश के क्षेत्र दिखाई तो दे रहा है ना आपको सबको? अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप जिनसे हिंदी का विकास हुआ, तो बोलो नंबर 1 सौरसेनी, नंबर 2 मागधी, नंबर 3 अर्धमागधी। भूलोगे? भूलोगे? नहीं भूलोगे। अब उपभाषा, उपभाषाएं या विभाषाएं या विभाषाएं, उपभाषाएं या विभाषाएं। ठीक है, तो सौरसेनी से कौन सी? नंबर 1 पश्चिमी हिंदी, उसके बाद राजस्थानी, उसके बाद पहाड़ी। कितनी हो गई? 1 2 3। हाँ, प्रश्न भी पूछिए तो आप बताइए, मागधी से विकसित होने वाली हिंदी की विभाषा का नाम मैं पूछ रहा हूं प्रश्न। बिहारी, ये हो गई नंबर 4, और अर्धमागधी से विकसित नंबर 5 पूर्वी हिंदी। अब भूलिए, कैसे भूलेंगे? और पूर्वी हिंदी से विकसित बोलियां अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी कौन सी विभाषा या उपभाषा से विकसित हैं? तो पूर्वी हिंदी से। बिहारी से भोजपुरी, मैथिली और मगही। किससे हैं ये विकसित बोलियां? तीनों की तीनों बिहारी से। उसके बाद पश्चिमी हिंदी से पूछ ले तो खड़ी बोली। अब इन्हीं को पढ़ना है, इसलिए मैं बार बार पूछूंगा आपसे। खड़ी बोली, और खड़ी बोली के बाद ब्रज, बांगरू या हरियाणवी, बांगरू या हरियाणवी, कन्नौजी और बुंदेली। ठीक है, ये हो गई हैं। ओके, ये हो गई पश्चिमी हिंदी से।
पूर्वी इससे राजस्थानी से तो पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। कितनी हो गई? 4। उसके बाद पहाड़ी से पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी 2। गिन लें कितनी हो गई? आइए गिनते हैं एक बार। पश्चिमी हिंदी की 1 2 3 4 5। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हुई? 5। राजस्थानी की 1 2 3 4। कितनी हो गई? 4। पहाड़ी की 1 2। कितनी हो गई? 2। बिहारी की 1 2 3। कितनी हो गई? 3। पूर्वी हिंदी की 1 2 3। कितनी हो गई? 3। सबका एक जैसा आ रहा है ना? काउंट कर लें, अब टोटल कर लें इनको। तो पूर्वी हिंदी की 3, बिहारी की 3, कितनी हो गई? 6। उसके बाद में पश्चिमी हिंदी की 5, 6 और 5 11। राजस्थानी की 4, 11 और 4 15। और पहाड़ी की 2, 15 और 2 17। कुल कितनी हो गई ये? 17 बोलियां। अब कोई ऐसा विद्वान साथी है जिसको अभी तक ये नहीं पता कि अपभ्रंश के 3 क्षेत्रीय रूप कौन से हैं, 5 विभाषाएं कौन सी हैं हिंदी की, और 17 बोलियां कौन सी हैं? बता दो मुझे एक बार। यदि आप में से किसी को ऐसा समझ में नहीं आता हो तो मुझे बताओ। यहां तक की स्थिति क्लियर है? अब एक एक बोली के बारे में पढ़ना है। देखो क्या क्या पढ़ना है, आप देखो एक बार। हमें पढ़ना है इन बोलियों का क्षेत्र, और इनकी यदि कोई उपबोलियां हैं तो वो उपबोलियां पढ़नी है। ये विषय है हमारा, ठीक है? तो हिंदी साहित्य में हिंदी का क्या मतलब है? अपभ्रंश के 3 क्षेत्रीय रूप, 5 विभाषा और 17 बोलियों के मिश्रित रूप या सामूहिक रूप का नाम हिंदी है। हिंदी एक ऐसा राशन कार्ड का नाम है, एक ऐसे भाषा समूह का नाम है जिसमें 17 सदस्य हैं। बोलिए, ठीक है ना? यहां तक ये स्थिति सबके मस्तिष्क में क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी की बोलियों का सामान्य परिचय और क्षेत्र, यह है हमारा विषय। हिंदी की बोलियों का सामान्य परिचय और क्षेत्र, यह है विषय, ठीक है? इसमें सबसे पहले कौन सी लेंगे? पूर्वी हिंदी की ले लेते हैं, छोटी छोटी है। पूर्वी हिंदी की ले लेते हैं, पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी की कितनी? एक तो है अवधी, दूसरी है बघेली, और तीसरी है छत्तीसगढ़ी। एम आई राइट? ठीक है, यहां से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बोली कौन सी लेंगे हम? सबसे पहली लेंगे अवधी। सबसे पहली अवधी, नोटिस करें यहां से, सबसे पहली अवधि। शुरुआत करिए। सबसे पहली कौन सी? अवधि। अब तो दिक्कत नहीं है ना आपको ये वर्गीकरण ध्यान रखने में भाई? बताओ। हाँ, चलिए, अवधि के संबंध में समृद्ध साहित्य की रचना हुई। इस बोली में दीर्घ काल तक समृद्ध साहित्य की रचना हुई।
इसलिए यह भाषा कहलाई। दूसरी बात, इसका क्षेत्र उत्तर कौशल कहलाता है। अवधि का क्षेत्र उत्तर कौशल कहलाता है। अतः इसे कौशली भी कहते हैं। हिंदी की कौन सी बोली का नाम कौशली भी है? यहां से आगे की बात कर रहे हैं अब, है ना। अब इसके बोली क्षेत्र की बात करें, नंबर 4 पर अवधि के बोली क्षेत्र की। अवधि का बोली क्षेत्र लखनऊ, लखमीपुर, फैजाबाद, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, लख लख फैजा, बाराबंकी, सीता, रायबरेली। रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्जापुर। ये है अवधी भाषा का क्षेत्र। अवधि के संबंध में लिख रहे हैं हम ये बातें। क्या बात है, वेरी गुड। अवधि के संबंध में आज की क्लास के लिए आपने सूचित नहीं किया साथियों को? फटाफट इसको लाइक करो सब। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करो। ये तो सामान्य सी प्रक्रिया है, आप लोगों को समझनी चाहिए। हाँ, क्लास को लाइक और शेयर। राजेश तंवर जी लिख रहे हैं सर क्लियर नहीं दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है। तो ये तो भाई आपकी व्यक्तिगत समस्या हो सकती है, यहाँ से तो नहीं है, फ़ोन के इंटरनेट में प्रॉब्लम होगी। नहीं, हाँ, अच्छा थोड़ा सा साइड हो जाऊं, ठीक है। लिखो आगे बढ़ाएंगे अब इसे। नेक्स्ट, अगले पेज पर अवधी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला मुल्ला दाऊद कौन है? मुल्ला दाऊद। और रचना का नाम चंदायन। क्या नाम है रचना का? चंदायन। अवधी भाषा की पहली रचना माना जाता है इसको। कब है इसका रचना काल, पता है किसी को? चंदायन का
1370। अन्य कवि, तो अन्य कवियों में है ईश्वर दास, ईश्वर दास की रचना है सत्यवती कथा। क्या नाम है? सत्यवती कथा। उसके बाद में कुतुबन, कुतुबन की मृगावती। सूफी प्रेमाख्यान पढ़े हैं ना आपने? हाँ, 1379-69। क्या लिख रहे हैं गिरिराज जी? बिल्कुल याद करने हैं राजेश, क्षेत्र तो याद करना ही है भाई। जायसी, एक सामान्य सा प्रश्न बन जाता है ये, कौन सा कवि अवधि का नहीं है? मंझन, इनके बारे में आप रचनाओं के नाम पढ़ चुके हैं पहले सूफी ब्रह्माख्यान में। उस्मान, उस्मान की चित्रावली, मंझन की मधुमालती, और उसके बाद शेख नबी, शेख नबी की रचना का नाम है हंस जवाहिर। ओ सॉरी, शेख नबी की तो ज्ञानदीप है, कासिम शाह की है हंस जवाहिर, कासिम शाह की हंस जवाहिर। और शेख नबी की है ज्ञानदीप। उस्मान की चित्रावली, नीचे लिख देता हूं यहां, चित्रावली। मंझन की मधुमालती, जायसी की प्रमुख रचना पद्मावत। ठीक है, फिर उसके आगे तुलसीदास, तुलसीदास की तो अवधी भाषा की रचनाएं आपने लिखी हैं सब। तुलसीदास की है रामलला, नहचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामचरितमानस, बर्वे रामायण और रामाज्ञा प्रश्नावली। बर्वे रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली। उसके बाद में अन्य कवियों में एक तो ईश्वरदास हो गए, कुतुबन हो गए, जायसी हो गए, मंझन हो गए, उस्मान हो गए, शेख नबी हो गए, कासिम शाह हो गए, और इसके बाद में 8 पर तुलसीदास हो गए। फिर 9 पर है अग्रदास, रामस्ट्याम, अग्रदास की रचना रामास्ट्याम। ईश्वरदास की भरत मिलाप, यहां लिख देता हूं, ईश्वरदास, रचना का नाम भरत मिलाप। अंगद पेज पढ़ते हो ना इनको? हृदय राम, हृदय राम, हनुमान नाटक। एक ने कहा भाषा हनुमान नाटक नहीं है क्या? ये उसी का ही तो नाम है, हनुमान नाटक। द्वारका प्रसाद, आधुनिक काल के ये द्वारका प्रसाद मिश्र,
द्वारका प्रसाद मिश्र, कृष्णायण, आधुनिक काल का अवधि का बड़ा काव्य। पिछले पेज से दोबारा देख लो। इस बोली में दीर्घ काल तक समृद्ध साहित्य की रचना हुई, इसलिए यह भाषा कहलाई, भाषा बनी। इसका क्षेत्र उत्तर कौशल कहलाता है, इसलिए इसे कौशली भी कहते हैं। अरे इसको बैसवाड़ी भी कहते हैं, बैसवाड़ी, ये भी लिख लो, बैसवाड़ी भी अन्य नाम बैसवाड़ी। और उसके बाद में इसका क्षेत्र तो लखनऊ, लखमीपुर, फैजाबाद, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर और मिर्जापुर। इसकी प्रमुख बोलियां, उपबोलियां जोलहा, गहोरा और जूडर। आगे बढ़ाएं इसको। नेक्स्ट, ये इसकी हो गई प्रमुख कवि। इसके बाद में यहां लिख लिया सबने ये? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। कवि असाइद की है चंदावली, हंसावली, चंदायन मुल्ला दाऊद की है। आगे बढ़ाओ। नेक्स्ट, अगले पेज पर अवधि की उपबोलियां, अवधि की उपबोलियां कौन कौन सी हैं? अवधि की उपबोलियां, तो उपबोलियों में जोल्हा, गहोरा, जूडर, जोल्हा, गहोरा, जूडर, ये हैं अवधि की उपबोलियां। इसके बाद में दूसरी बोली है बघेली। पूर्वी हिंदी की पढ़ रहे हैं हम। बघेली, इसका क्षेत्र कहलाता है, इसका क्षेत्र बघेलखंड कहलाता है, बघेलखंड, बघेलखंड कहलाता है। कोई बहुत ज्यादा समृद्ध साहित्य की रचना इसमें नहीं हुई है। इसका जो बोली क्षेत्र है, बोली क्षेत्र बघेली का, वो है रीवा, दमोह और जबलपुर, बालाघाट, मंडला। ये है बघेली का बोली क्षेत्र। आगे छत्तीसगढ़ी, नेक्स्ट नंबर पर है छत्तीसगढ़ी। लिखो, बहुत ज्यादा विवरण में मत फंसना इसमें, है ना। जब इतना याद हो जाए उसके बाद में फिर आगे बढ़ना। रीवा लिख दिया ना? हाँ लिख दिया कप्तान, रीवा लिख दिया। छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी का बोली क्षेत्र दक्षिण कौशल कहलाता है। इसका बोली क्षेत्र दक्षिण कौशल कहलाता है।
इसके बोली क्षेत्र में कौन कौन से स्थान आते हैं? तो रायपुर, रायगढ़, नंदगांव, रायपुर, रायगढ़, नंदगांव। ये नंदगांव ब्रज का नहीं है। बिलासपुर, उसके बाद में है दुर्ग, खैरागढ़, ये आ जाएगा छत्तीसगढ़ी के बोली क्षेत्र में। आगे चलेंगे, इससे यहां तक लिखें। हाँ, रीवा मुख्य केंद्र, ठीक है, प्रधान केंद्र। चलिए नेक्स्ट। यहां तक का नोटिस कर लें, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। चले अब आगे। इससे आगे अभी पूर्वी हिंदी पूरी हुई है, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के बाद में फिर आगे वापस से उधर से चल रहे हैं ना, तो कौन सी ले लें? बिहारी ले लेते हैं, बिहारी। और बिहारी में कितनी आती हैं? 3, भोजपुरी, मैथिली और मगही। कौन कौन सी? भोजपुरी, मैथिली और मगही। सबसे पहले लिखेंगे भोजपुरी के संबंध में। सबसे पहले भोजपुरी के संबंध में। चलें आगे बढ़ाएं। लिखो साहब, हिंदी का सबसे बड़ा बोली क्षेत्र है, हिंदी का सबसे बड़ा बोली क्षेत्र, यानी सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली कौन सी बोली है हिंदी की? तो उसका जवाब होगा भोजपुरी। क्षेत्र की बात करें तो इसके क्षेत्र में वाराणसी, गाजीपुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, और गोरखपुर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, चंपारण, भोजपुर, बस्ती, भोजपुर, बस्ती, शाहबाद और जौनपुर। यह है भोजपुरी का। इसके बाद में है
मैथिली। मैथिली का जो क्षेत्र है वो कहलाता है मिथिला क्षेत्र। इसका क्षेत्र मिथिला क्षेत्र कहलाता है। मिथिला क्षेत्र कहलाता है। और बोली क्षेत्र की बात करें तो कौन कौन से स्थानों पर है? पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया रेणु वाला ही है, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, ये हो गया मैथिली का बोली क्षेत्र। याद तो करने पड़ेंगे, याद तो करने पड़ेंगे। इसके बाद मगही नंबर 3 पर, मगही। और मगही का जो बोली क्षेत्र है मगध क्षेत्र, ऐसा इसका बोली क्षेत्र कौन कौन सी जगह आएंगी इसमें? हजारीबाग, पटना, गया, हजारीबाग, पटना, गया, भागलपुर, भागलपुर, रांची, मुंगेर और सारण, ये आएगा मगही में। ये सामान्य परिचय चल रहा है, अभी इसके भीतर बहुत सामग्री है अभी तो बकाया, केवल सामान्य परिचय। तो भोजपुरी ये हो गया, मैथिली, इसके बाद मगही। आप लोगों को क्षेत्र के नाम सुन के अभी परेशानी आ रही है, ये वापस से जब आप वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश और अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूप और उसकी उपबोलियां, बोलियां, इनके बारे में जब विस्तार से विशेषताओं की बात करोगे तब क्या होगा? कोई गड़बड़ नहीं होगी, आप हौले हौले पढ़िए ना। आज इसीलिए तो 2 ही भाग करवा रहा हूं मैं, धीरे धीरे करके। ये क्षेत्र तो आपको याद करना पड़ेगा, इसको तो कोई तोड़ नहीं है इसका, मतलब ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद में पूर्वी हिंदी और बिहारी 2 हो गई ना। उसके बाद में पहाड़ी नंबर 3 पर, कौन सी है? पहाड़ी। इसको कल का मतलब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसको। तो पहाड़ी हो जाएगा उसमें, और राजस्थानी हो जाएगा, और 5वें नंबर पर पश्चिमी हिंदी भी हो जाएगी, पश्चिमी हिंदी। ये तीनों के तीनों नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही। तो आप लोग इनको याद करें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद आप सभी को। अगली क्लास में कल, हाँ, शिक्षण विधियों का टेस्ट है 2nd ग्रेड और रीट को लेकर के, ठीक है। तो इन दोनों को याद करना आप अभी, तो एक तो पूर्वी हिंदी को और एक बिहारी को, ठीक है। इन दोनों को जब याद कर लोगे तो कल ये 3 जो बची हुई हैं इनका बोली क्षेत्र आप तक पहुंचा देंगे। फिर उसके बाद में इनके बारे में बहुत विस्तार से बातें करना अभी बाकी है। ये सामान्य परिचय है, संक्षिप्त सा परिचय है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी को। भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे, आपके सपने पूरे करे। मेहनत करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय।